ये जो सैंपल पेपर है, ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है 21-22 के लिए, टर्म 1 के लिए। और इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। 60 क्वेश्चन इसके अंदर हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। दो सैंपल पेपर हैं सीबीएसई के, दो तीन, उनको आप बहुत ही अच्छे से करना, ताकि जो है इसमें से कंपलसरी है, इसमें से क्वेश्चन जो है आपके आएंगे ही आएंगे। तो देखिए, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है। ये वैसे तो इंग्लिश में है, ठीक है, इसका हिंदी वर्जन जो है वो है नहीं, वैसे तो इसने इंग्लिश में डाला था, तो हम इसको इंग्लिश में ही समझेंगे कि क्या कह रहा है। वैसे कोई इजी है, ऐसा कोई खास वो नहीं है। कह रहा है द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय डैश। इसका मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सरकारी बजट के उद्देश्य में से। सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर है, उसके अंदर सरकारी बजट के उद्देश्य हमने पढ़े थे। तो ये कह रहा है सरकार जो है अपने बजट के माध्यम से, एक हमने उद्देश्य पढ़ा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। तो कह रहा है इस उद्देश्य को सरकार जो है कैसे अचीव करती है। मैंने आपको दो उद्देश्य बताए थे, एक है संसाधनों का पुनः आवंटन, एक तो मैंने आपको ये बताया था संसाधनों का पुनः आवंटन, और दूसरा मैंने आपको बताया था आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण एक ये बताया था। ये वाला जो है ये है उत्पादकों के लिए, ठीक है, और ये वाला उपभोक्ताओं के लिए कह सकते हो, या लोगों के लिए कह सकते हो, नॉर्मल लोगों के लिए, अर्थव्यवस्था के। दोनों के अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर सरकार टैक्स और सब्सिडी की हेल्प लेके, टैक्स और सब्सिडी की हेल्प लेके इन दोनों उद्देश्यों को अचीव करती है। पहले वाले उद्देश्य पे उत्पादकों पे टैक्स लगाती है, दूसरे वाले उद्देश्य पे लोगों पे टैक्स लगाती है, क्योंकि भारत के अंदर क्या है, इनकम इनक्वालिटीज है, अमीरों की कुछ और इनकम है, गरीबों की कुछ और इनकम है। अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो बहुत ही ज्यादा है। तो सरकार इन दोनों ही उद्देश्यों को अचीव करने के लिए टैक्स और सब्सिडी की हेल्प लेती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो उद्देश्य है आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, ये कैसे अचीव हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए टैक्स कहाँ पे लिखा हुआ है, तो टैक्स इसका यहाँ पे लिखा हुआ है डी ऑप्शन में, रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स इन प्रो पुअर डायरेक्शन। तो इस टैक्स लगा के और सब्सिडी देकर सरकार क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय तथा संपत्ति के पुनः वितरण के उद्देश्य को अचीव करती है। उसके बाद वो कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड डैश फॉर अ फिजिकल ईयर। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या रिकॉर्ड करता है, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरकार की इनकम और सरकार की खर्चे, इसको रिकॉर्ड करता है। इनकम एंड आउटफ्लो ऑफ फंड ऑफ गवर्नमेंट, सर कितना पैसा आया कितना पैसा गया सरकार का, उसको रिकॉर्ड करता है। या इनकम एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम द इकोनॉमी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक देश ने दूसरे देश के साथ एक साल के अंदर अंदर, फिजिकल ईयर मतलब एक साल के अंदर अंदर, कितना कितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितने हैं, कितने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किए हैं, उसको रिकॉर्ड करता है। और जब मैंने वहां पे आपको बताया था, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से फॉरेन एक्सचेंज आएगी और फॉरेन एक्सचेंज जाएगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी कह सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब विदेशी मुद्रा का क्या करता है, कितनी विदेशी मुद्रा आ रही है देश के अंदर और कितनी विदेशी मुद्रा जा रही है देश के अंदर से, उसको क्या करता है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड करता है। क्योंकि चाहे वस्तुओं का आयात निर्यात हो, चाहे सेवाओं का आयात निर्यात हो, चाहे एक पक्षीय हस्तांतरण हो, या आपका पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत भुगतान हो, कुछ भी हो, इन सब चीजों से विदेशी मुद्रा आती है और विदेशी मुद्रा जाती है। तो दूसरे का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका सी। उसके बाद वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द जनरल पब्लिक। इसमें से कौन सा बैंक ऐसा है जिसका जनता के साथ सीधा संबंध जो है, जनता के साथ सीधा संबंध जो है वो नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम जानते हैं कि आरबीआई का जनता से सीधा कोई भी लेन देन नहीं होता है। आरबीआई का जो लेना देना है वो कमर्शियल बैंकों से होता है। ये सारे के सारे क्या दे रखे हैं, ये सारे के सारे जो हैं
ये आपको सारे के सारे जो हैं आपको कमर्शियल बैंक दे रखे हैं, तो इनका तो पब्लिक के साथ लिंक होता है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कहीं सोचो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा है तो ये आरबीआई है, ये आरबीआई नहीं है, ये लिखा हुआ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो थर्ड का जो आंसर है ये हो जाएगा डी। उसके बाद कहता है फोर्थ में, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल आइटम अंडर द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें से नीचे जितने भी ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन जो है इनविजिबल आइटम मतलब अदृश्य मदे, अदृश्य मदों का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब कि सेवाओं का एग्जाम्पल जो है, सेवाओं का एग्जाम्पल जो है वो नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, चालू खाता किस किस को रिकॉर्ड करता है, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण। तो हमें यहाँ पे बताना है, हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा जो ट्रांजैक्शन है, कौन सा जो ट्रांजैक्शन है वो जो है, वो जो है सर्विस नहीं है। देखो यहाँ तो सर्विस लिखा ही है, ठीक है, ये तो हो गई होगा। रही बात यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन वाले भी क्या करते हैं, चाहे एयर हो, सी हो, एजुकेशन रिलेटेड ट्रैवल कुछ भी हो, ट्रैवलिंग जो है वो क्या है, ट्रैवलिंग भी एक तरीके की सर्विस है। ठीक है, जिसके बदले में अपनी बंदा सर्विस देता है। भाई आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो जाके बस में जाओ, प्लेन में जाओ, रेल से जाओ, किसी भी चीज से जाओ, आप बस में बैठते हो, उसे उसकी सर्विस का किराया देते हो और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है, सर्विस यूज कर रहे हो आप उस चीज की। तो भाई ये तीनों तो सर्विस है, ये तीनों तो सर्विस है। लेकिन ये जो है ये यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन, लेन देन, लेन देन कोई सर्विस नहीं है, मर्केंडाइज लिंक ट्रांजेक्शन, तो ये तो कोई सर्विस नहीं हुई। तो इसका जो आंसर है, उसने बोला कौन सा जो है अदृश्य मदों का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फोर्थ का डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने के चांस बहुत ही ज्यादा है। वो कह रहा है कि डीमोनेटाइजेशन was the step taken by the government of India in order to tackle the problem of corruption। नोटबंदी जो है सरकार ने इसलिए करी थी क्योंकि भ्रष्टाचार को मिटा सके, ब्लैक मनी को और फेक मनी जितनी भी इंडियन इकोनॉमी में चल रही है इन सबको खत्म कर सके, इसलिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट जो है ये सत्य है। Demonetization has ensured improved tax compliance in India over the period of time। कह रहा है डिमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से, डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी, उसने टैक्स को जो है इम्प्रूव्ड किया है टाइम जैसे 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 से 8 नवंबर 2016 को जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो लोगों ने अपने पैसों का क्या करा, लोग टैक्स नहीं भरते थे। भाई ब्लैक मनी क्या, जब काला पैसा जो है वो एक नंबर का नहीं है, 2 नंबर का है, तो आपको टैक्स जब देना पड़ेगा तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा पैसा कहाँ से आया, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं होगा उस चीज से लोग टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, तो लोगों का जितना बकाया वकाया सब था, सब डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी वगैरह इन सब में जो है सब निकल गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक दे रखी है। डिमोनेटाइजेशन इसीलिए किया गया था और इससे टैक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है। यहाँ पे इसका जो आंसर है फिफ्थ का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका ए। अब वो कह रहा है कि सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर, मिस साक्षी एन इकोनॉमिक्स टीचर was explaining the concept of minimum percentage of the total deposit to the kept by any commercial bank with the central bank of country as per norms and the prevailing in the country। कह रहा है एक टीचर है जिसका नाम साक्षी है, एक इकोनॉमिक्स की टीचर है, वो एक्सप्लेन कर रही है कि सभी कमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंट आरबीआई के पास रखना जरूरी होता है। तो कह रहा है हमें ये बताना है कि वो जो टीचर है साक्षी वो क्या एक्सप्लेन कर रही है, बच्चों को क्या समझा रही है, सीआरआर के बारे में बता रही है, रेपो रेट के बारे में बता रही है, या बैंक रेट के बारे में बता रही है, या एसएलआर के बारे में बता रही है। तो मैंने आपको टर्म्स बताई थी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल रेट
ओपन मार्केट, तो वो सीआरआर के बारे में बात कर रही है, क्योंकि सीआरआर वो मिनिमम रेशियो है जो सभी कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास कानूनी रूप से जमा करानी पड़ती है। उसके बाद वो कह रहा है टू फ्रेंड्स मीरा एंड सिंधु वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब विदेशी विनिमय दर के रिगार्डिंग वो बात कर रहे हैं। पहली कहती है under this system the exchange rate are determined by the market force of demand and supply. However, deliberate efforts are made by the component authority to keep the exchange rate with a specific range. वो कह रहा है कि भाई इस एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है, इस एक्सचेंज रेट के अंदर पहले तो सब कुछ मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंगली चलता है, लेकिन जब एक एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा अप हो जाती है, बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाती है, तो उसको रेंज में लाने के लिए एक एक अथॉरिटी जो है काम करती है। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों फ्रेंड जो हैं किस एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रही हैं। द अबव मेंशन स्टेटमेंट वाज गिवन बाय सिंधु, ये इसने दी है, दो फ्रेंड थी मीरा और सिंधु, सिंधु ने वही दी है। तो हमें बताना है ये दोनों फ्रेंड जो हैं किस एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रही हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, फिक्स से डिसाइड करती है सरकार, फिक्स से डिसाइड करती है सरकार, फ्लोटिंग जो है वो डिसाइड करती है, फ्लोटिंग डिसाइड करती है मार्केट फोर्स, और एक होती है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है, ये तो कुछ नहीं होता, इसको भूल जाइए, ये कुछ नहीं होता ऐसा, ये है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में ये प्री बोर्ड में भी अभी अभी आया था। तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रबंधित तरणशीलता। प्रबंधित तरणशीलता मैंने आपको बताया था, या गंदी तरणशीलता भी उसको कहते हैं, दो तीन नाम है उसके। तो मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं उसको, मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं उसको हिंदी में और इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं प्रबंधित तरणशीलता या गंदी तरणशीलता। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है, स्थिर में सरकार करती है, ठीक है, और लचीली में बाजार की शक्तियां करती है, लेकिन प्रबंधित तरणशीलता में दोनों का कॉम्बिनेशन है, पहले तो सब कुछ बाजार के अकॉर्डिंगली चलता है, लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आरबीआई बीच में इंटरफेयर करता है, आरबीआई करता है उसको लेवल में लाने के लिए। अब कह रहा है दो स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। यहाँ पे ये कह रहा है कि पब्लिक गुड्स जो ऐसे गुड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स जो हैं वो ऐसे गुड्स होते हैं जो कि सभी समाज की नीड होते हैं, सभी समाज संयुक्त रूप से उसको यूज करते हैं। जैसे कि पब्लिक गुड्स का एग्जांपल क्या होगा, कानून है, सड़क है, जैसे सड़क है, सड़क कौन यूज करता है, सिर्फ मैं थोड़ी ना यूज करता, सिर्फ आप थोड़ी ना यूज करते, सड़क दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, इकोनॉमी में जितने लोग रह रहे हैं सब यूज करते हैं, तो सड़क पब्लिक गुड्स का एग्जाम्पल है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट वन ये तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है स्टेटमेंट वन। और स्टेटमेंट टू में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट टू में क्या लिखा हुआ है, पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड रिवल रिवलरस इन नेचर। ये जो है ये स्टेटमेंट जो है ये गलत लिखी हुई है। इसका जो आंसर है वो है सी, पहली स्टेटमेंट ठीक है। आपको ध्यान रखना है पब्लिक गुड्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, पब्लिक गुड्स ये भी क्वेश्चन सरकारी बजट से ही पूछा गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सरकारी बजट से ही पूछा गया है, उसके अंदर है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो सभी समाज की नीड होती है, जिसको सब लोग यूज करते हैं, कानून, प्रशासन, सुरक्षा, सड़क, ये सब पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल है, और इसको सरकार अवेलेबल कराती है मोस्टली। फिर वो कह रहा है कि अंडर द, वो अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, अंडर द under the balance of payment structure of a nation, the two main category of account are classified of the transaction are dash and dash। कह रहा है भुगतान शेष के जो है ना, भुगतान शेष के under the balance of payment of a nation, two main category of accounts for the classify of transaction are dash and dash। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो घटक होते हैं कौन कौन से, करंट अकाउंट होता है, यूनिलेटरल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, या लोन अकाउंट होता है, भुगतान शेष के कौन से दो मेन घटक होते हैं। तो भाई हमें पता है भुगतान शेष का एक होता है चालू खाता,
एक होता है पूंजी खाता। तो कहाँ लिखा हुआ है चालू खाता और पूंजी खाता? ये रहा करंट अकाउंट, ये रहा कैपिटल अकाउंट, पहला और तीसरा ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव के अंदर जो दे रखा है बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चालू खाता और पूंजी खाता ये जो है इसके घटक होते हैं। फिर वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक, इसमें से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, आरबीआई का काम नहीं है? बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंकर, कस्टोडियन ऑफ गोल्ड रिजर्व, फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, इशूइंग कॉइन एंड 1 रुपीज नोट। तो बेटा मैंने आपको वहां पे भी बताया था, 1 रुपए का नोट और सारे के सारे सिक्के, 1 रुपए का नोट और सारे के सारे सिक्के आरबीआई नहीं इशू करता। 1 रुपए का नोट और सारे के सारे सिक्के सरकार का जो है, सरकार का वित्त मंत्रालय इशू करता है, वित्त मंत्रालय। आरबीआई क्या करता है, 2 रुपए के नोट से लेके 2000 रुपए तक का जो नोट होता है वो आरबीआई इशू करता है। ठीक है, आरबीआई सिक्के, कोई भी सिक्का हो आरबीआई इशू नहीं करता, ना ही 1 रुपए का नोट। आप उस पर भी चेक कर लीजिएगा, किसी भी सिक्के पे कभी भी आरबीआई नहीं लिखा होगा, भारत सरकार लिखा रहता है। तो सारे के सारे सिक्के और सारे के 1 रुपए का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। तो ये जो डी ऑप्शन दे रखा है ये गलत दे रखा है, ये आरबीआई का काम नहीं है। अगर केवल इशूइंग नोट लिखा होता तो ठीक होता, लेकिन यहाँ लिखा है सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट, तो भाई इसका तो कोई लेना देना नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 ऑन द बेसिस ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। औद्योगिक नीति 1956 जो है वो कौन से प्लान के ऊपर बेस की गई है? तो आप खुद सोचो, पहला प्लान 1951 से लेके 1956 में अपनाया, ठीक है। तो दूसरा प्लान हमने कब अपनाया? 1 अप्रैल 1956 से लेके 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 इसमें अपनाया। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का टाइम है? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम है। तो आईपीआर 1956 जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना को देखते हुए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बेसिस पे जो है वो बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है व्यवसायिक ढांचा। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं व्यवसायिक ढांचा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि कितने लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, कितने सेकेंडरी के अंदर और कितने सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं। पॉपुलेशन का कितना पोर्शन प्राथमिक में, कितना पोर्शन सर्विस में और कितना पोर्शन द्वितीयक में काम कर रहा है, उसको कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। तो देखिए ये रहा इसका आंसर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब जो काम करने वाले बंदे होते हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं, वो वर्कफोर्स, जो भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी वर्कफोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे मैंने आपको बताया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उसको सेक्टर्स कहते हैं, क्षेत्र हैं वो अर्थव्यवस्था के। तो वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, प्राथमिक में कितना % काम कर रहा है वर्कफोर्स, ठीक है, और द्वितीयक में कितना काम कर रहा है, तृतीयक में कितना काम कर रहा है, उसको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, व्यवसायिक ढांचा। उसके बाद वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है कि डैश इज द पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड बाय द मार्केट बाय द फार्मर आफ्टर मीटिंग द सेल्फ कंजम्पशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जैसे मैंने आपको एक बताया था, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, बिक्री अधिक्य। बिक्री अधिक्य का क्या मतलब होता है? मार्केटेबल सरप्लस, कि जितना भी उत्पादन हुआ है उसमें से किसान को स्वयं उपभोग जितना भी करना है वो कर ले। जैसे 10 टन का उत्पादन हुआ जिसमें से 7 टन उसको खुद यूज करना है, बचा कितना? बचा 3 टन। ये 3 टन क्या कहलाता है? ये 3 टन कहलाता है बिक्री अधिक्य, और इसको बाहर बेचकर वो जो है लाभ कमा सकता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मार्केटेबल सरप्लस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाजार अधिक्य, बिक्री योग्य अधिक्य, कुछ भी कह सकते हो, जिसको किसान अपनी खुद की कंजम्पशन के बाद जितना उसे करना था उसने कर लिया, अब जो बचा उसको बाहर बेच के
प्रॉफिट अर्न जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा मार्केटेबल सरप्लस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वो कह रहा है, दो स्टेटमेंट दे रखी है। कह रहा है पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम न्यूट्रिशन कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ डे। क्या ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है या ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लिखी हुई? तो ये तो ठीक लिखी हुई है। कह रहा है निर्धनता रेखा का जो निर्धारण है एक बंदे को, मैंने आपको बताया था दो तरीके से है, एक तो कैलोरी के बेस पे और एक कैलोरी का मौद्रिक मूल्य। या तो इतनी कैलोरी मिले या इतने रुपए तक वो जो है खर्चा करे कैलोरी के रिक्वायरमेंट में। तो ये तो ठीक लिखी हुई है। द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर। स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, शहरी क्षेत्रों के अंदर रह रहा है तो 1000 रुपए, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रह रहा है तो 810 रुपए उसको खर्च करने पड़ेंगे। तो कह रहा है ये जो तेंदुलकर समिति ने ये जो डिसाइड कर रखा है, तेंदुलकर समिति मैंने आपको बताया था कि इसने डिसाइड किया है। तो कह रहा है ये कई सालों से चेंज ही नहीं हुआ, कई सालों से यही है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जो 1000 और 810 रुपए ये बहुत ही पुराना है। तो भाई स्टेटमेंट ठीक तो ठीक है। ओ सॉरी, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर। कह रहा है बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, ये जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, ये जो है चेंज होता रहता है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम जो है आती रहती हैं और अपने अपने अंदाजे बताती रहती है कि हमारे अकॉर्डिंगली पॉवर्टी लाइन में ये होगा और हमारे अकॉर्डिंगली पॉवर्टी लाइन में ये होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत साल हो गए, 20 25 30 साल होगा और कोई भाई चेंज ही नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। ये अभी जो है अभी कुछ सालों में ही इसको फिक्स किया गया है। तो ये तो गलत लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है सी। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। और मैंने आपको ये भी बताया, तेंदुलकर समिति और 2 3 समितियां, उसके रिगार्डिंग भी हम पढ़ेंगे कैसे कैसे पॉवर्टी लाइन का डिटर्मिनेशन होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद कह रहा है स्टेटमेंट 1 में, इंडिया इज ऑफ्टन कॉल्ड एन आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है वो बाह्य प्रापण का, ठीक है, आउटसोर्सिंग का हब माना जाता है, सेंटर माना जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उसके अंदर पढ़ा था मैंने, उसके अंदर पढ़ाया था आपको ये आउटसोर्सिंग। क्यों दूसरे देशों की कंपनियां भारत के अंदर आ रही हैं? क्योंकि भारत के अंदर स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है और बहुत ही सस्ती अवेलेबल है दूसरे देशों के कंपैरिजन में। इसलिए तो दूसरे देश की कंपनी अपना देश छोड़कर भारत के अंदर आ रही है और भारत जो है सेंटर बनता जा रहा है आउटसोर्सिंग का। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग एक तो मैंने आपको बताया था, और WTO के बारे में भी बताया था, ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग कि कैसे आप अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था के समीप ला सकते हो। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे जो है ठीक लिखी हुई हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में भी आता था और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा ही आएगा। बिफोर द advent of green revolution 1960 India was primarily dependent on dash for the supply of food grain। देखिए यहाँ पे कह रहा है हरित क्रांति से पहले, ये बेटा बहुत डीपली से क्वेश्चन पूछा गया है। हरित क्रांति से पहले भारत जो है, हरित क्रांति से पहले भारत जो, हरित क्रांति से पहले, हरित क्रांति से पहले भारत जो है वो किससे, फूड ग्रेन की सप्लाई जो है वो लेता था। तो यहाँ पे वो कह रहा है आपको ध्यान रखना है यूएसए। मैंने आपको ये बताया था नियोजन वाले चैप्टर के अंदर के आत्मनिर्भरता वाला एक टॉपिक बताया था मैंने आपको कि भारत हो क्या रहा था, ये आत्मनिर्भर वाला उद्देश्य क्यों रखा गया? क्योंकि भारत और पाकिस्तान क्या करते थे, यूएसए से जो है फूड ग्रेन्स के आइटम लेते थे। लेकिन जब लड़ाई चल रही थी, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो यूएसए ने बोला कि अगर आप लड़ाई समाप्त नहीं करोगे तो मैं आपको खाने के लिए नहीं दूंगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए उसने क्या करा, आत्मनिर्भरता का अपना उद्देश्य रखा। और ये यूएस से आएगा यहाँ पे। ये बहुत ही डीप से क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 16 का जो आंसर है वो है ए। उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट्स
of statement of column 1 and 2. Choose the correct pair of statement. यहाँ पे दो कॉलम आपको दे रखे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। हमें बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो सही है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात क्या होता है? कह रहा है एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओवर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये होता है? नहीं जी, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ लिखा है ट्रेड सरप्लस, व्यापार शेष क्या होता है? कह रहा है व्यापार शेष एक अदृश्य मदों का भाग है, ये भी गलत है, वो तो दृश्य मदों का होता है। करंट ट्रांसफर ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये पॉजिटिव आइटम इन द बीओपी, ये भी बिल्कुल गलत दे रखा है, क्योंकि आपने ट्रांसफर करें तो इससे पैसे जाएंगे। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को FII कहते हैं। तो मैंने आपको जो चालू खाते, पूंजी खाते के जब मैं आपको घटक पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने आपको बताए थे निजी लेन देन, सरकारी लेन देन, और एक बताया था FDI और एक बताया था FII, जिसको मैंने बताया था इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो निवेश या पत्राधार निवेश भी कहते हैं। तो ये वाला जो पेयर है डी वाला जो पेयर है, ये बिल्कुल करेक्ट आपको दे रखा है। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद वो कहता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, जो 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, एज द डैश बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। ये कॉर्पोरेट बॉडी है, एक अपेक्स बॉडी है, एक माइक्रो क्रेडिट है, ये एक प्राइवेट क्रेडिट है। तो बेटा मैंने आपको कल ही पढ़ाया है ये वाला कि नाबार्ड जो है वो एक सर्वोच्च संस्था है, उच्च संस्था है। सर्वोच्च को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अपेक्स कहते हैं, ठीक है। कि ये एक सर्वोच्च संस्था है, जैसे कि हमारा RBI है, बैंकों का बैंक है, तो इसी तरीके से वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन, वो सारे के सारे बैंक जो रूरल फाइनेंसिंग का काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उसको कंट्रोल में करके रखता है नाबार्ड। तो ये एक सर्वोच्च संस्था है, यानी कि अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद कह रहा है, और ये जनता, ये किसानों को लोन नहीं देता, ये इन इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है जो इन एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में लगे हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आ गया था, ध्यान रखना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइड टू वैक्सीनेट द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, विदाउट एनी चार्ज। दिस वुड बी कैटेगराइज एज, सरकार जो है सभी लोगों को वैक्सीनेट कर रही है फ्री में, कोई भी पैसे नहीं ले रही। तो कह रहा है ये कौन सा खर्चा है? राजस्व नेचर का या पूंजीगत नेचर का? रिवेन्यू नेचर की, इन देखो खर्चा कर रही है पहली बात, तो भाई ये ऑप्शन तो हटा ही दो, यहाँ तो इनकम लिखा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकते, इनकम थोड़ी हो रही है सरकार को, खर्चा कर रही है। तो या तो रिवेन्यू नेचर का खर्चा होगा या कैपिटल नेचर का खर्चा होगा। कौन सा बताया था मैंने? जो एसेट और लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते वो होते हैं राजस्व नेचर के, रेवेन्यू नेचर के, जो करते हैं क्रिएट वो कैपिटल नेचर के। तो भाई ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, वैक्सीनेट हो रही है, ना सरकार को कोई एसिड बना के दे रहे, ना सरकार की लायबिलिटी कम हो रही। तो ये रिवेन्यू नेचर का एग्जाम्पल है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड है, अपडेटेड क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आने के चांस बहुत ही ज्यादा है। तो ये राजस्व नेचर का खर्चा है, सी इसका आंसर है। डैश इज नॉट अ रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, इसमें से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? जनसंख्या, राइज इन पर कैपिटल GDP, लो कैपिटल फॉर्मेशन और सामाजिक नीतियां। तो भैया ये यहाँ पे लिखा हुआ है राइज इन पर कैपिटल GDP का बढ़ना, वो गरीबी का रीजन नहीं है, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया भाई। जनसंख्या पढ़ाया है, पूंजी निर्माण की कम दर पढ़ाया है, सामाजिक वो पढ़ाया प्रवृत्तियां, जैसे कि लाइक लोग ऐसा सोचते हैं ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए, बड़ी फैमिली होनी चाहिए, ठीक है, लड़की है ऐसा वैसा, वो होती है सोशल इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे ये तो कोई रीजन ही नहीं है निर्धनता का। GDP का बढ़ना निर्धनता का रीजन कैसे होगा? तो 20वें का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका B। उसके बाद कह रहा है इना, ये भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया था एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एक किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर मिस्टर नीरज ने 100 रुपए जमा करे बैंक में, इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो अदर करेंसी
सर्कुलेट इन द इकोनॉमी, और कोई भी मुद्रा इसके अलावा 100 रुपए के अलावा और नहीं है, देन द टोटल मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी विल बी, तो अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति जो है वो कितनी होगी? तो भाई सिंपल सी बात है, 100 रुपए ही होगी, जब उसने पहले ही बोल दिया कि और कहीं से कोई मनी है ही नहीं अर्थव्यवस्था के अंदर, और कोई मनी सर्कुलेट ही नहीं हो रही। एक अर्थव्यवस्था है जिसमें एक ही बंदा, उसके पास 100 रुपए उसने बैंक में जमा करा है, तो मनी की सप्लाई कितनी है? यही है मनी की सप्लाई, और क्या है? मनी की सप्लाई क्या है? ध्यान रखिएगा, मुद्रा की पूर्ति के ऊपर मैंने बोला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये प्री बोर्ड में भी शायद ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लड़कियों वाले पेपर में। कह रहा है सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज विटनेस्ड अ कंसिडरेबल फॉल इन द आईएमआर इन इंडिया। सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के समय से या आजादी के बाद से हमने अपनी आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब वो सारे के सारे बच्चे जो 1 साल होने से पहले ही मर जाते थे, उसको हमने कम करा है। पहले तो बहुत ज्यादा थी, 218 पर 1000 थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, लेकिन अब हमने इसको ठीक कर लिया। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? ये चीज कैसे पॉसिबल है? कह रहा है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटी ओवर द ईयर, हमने अपनी हेल्थ फैसिलिटी को अच्छा कर लिया है। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन स्टैंडर्ड ओवर द ईयर, और लिखा हुआ है फिर लिखा हुआ है फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन ओवर द इयर्स। आइडेंटिफाई विच ऑफ, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा रीजन नहीं है, ये हमें बताना है। आईएमआर गिरने का कौन सा इसका रीजन नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आएगा ये, क्योंकि भाई जब हमने हेल्थ स्ट्रक्चर अपना ठीक कर लिया, एजुकेशन सिस्टम ठीक कर लिया, टेक्नोलॉजी अच्छी कर ली, तो इन सब चीजों की वजह से तो भाई आईएमआर गिरेगी। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो गिरा है। तो हमें बताना है कौन सा रीजन नहीं है, ना का रीजन बताना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे अभी मैं भी कंफ्यूज हो गया कि भाई ये क्या कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, जैसे आधा क्वेश्चन पढ़ के, जैसे मैंने यहाँ तक पढ़ा और ये पढ़ा ही नहीं कि बताना क्या है। अब मैं तो अगर सिर्फ इतना पढ़ा, मैं तो इसी पे लगा देता, ए पे इतना पढ़ के। तो पहले देख लीजिएगा बताना किसका है, किस चीज का रीजन बताना है आपको। तो 22वें का जो आंसर है वो है सी, ये इसका रीजन नहीं है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि भाई रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है सब्सिडी डू नॉट एड एनी बर्डन ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन। देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको कृषि वाले के अंदर बता चुका हूँ। कह रहा है जो मैंने बोला था सरकार सब्सिडी देती है, किसानों को आर्थिक सहायता देती है। तो कह रहा है सब्सिडी जो है सरकार के ऊपर कोई भी वित्तीय भार जो है उत्पन्न नहीं करती है। डू नॉट एड एनी बर्डन, कोई भी वित्तीय भार जो है वो उत्पन्न नहीं करती है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? तो बेटा ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है। सरकार को तो सब्सिडी देनी है, सरकार को देने हैं पैसे, तो वित्तीय भार तो उत्पन्न होगा ना इस चीज से। उसके बाद लिखा हुआ है कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडी में वॉयलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे मैंने आपको बताया था, दो टॉपिक पढ़ाए थे कि आर्थिक सहायता देनी चाहिए या आर्थिक सहायता नहीं देनी चाहिए, पक्ष में और विपक्ष में तर्क बताए थे। तो कह रहा है अगर सब्सिडी को पूरा हटा दिया, आर्थिक सहायता को अगर पूरा हटा दिया, क्यों देती थी सब्सिडी? ताकि बेचारे छोटे गरीब किसानों की मदद हो सके और वो आगत वगैरह जो है खरीद सके। तो कह रहा है अगर सरकार इसको हटा दे तो इससे जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, न्यायोचित आय का न्यायोचित वितरण, इसका उल्लंघन होगा। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, ये बात तो ठीक है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो हो जाएगा आपका ये डी। ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट तो ठीक लिखी हुई है, लेकिन पहली स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। सरकार जब किसानों को सब्सिडी देती है तो उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो क्रिएट होता है। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे इसमें, प्री बोर्ड में भी आए हुए हैं इसमें से। उसके बाद कह रहा है कि prior to India independence, the stagnation in the agriculture sector was mainly caused by, कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, आजादी से पहले
आजादी से पहले मतलब कि अंग्रेजों के टाइम पे कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन के क्या कारण थे? स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर फैसिलिटी, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो भाई ये तो उस टाइम पे, ये तीनों तो उस टाइम पे थी ही नहीं, ये कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पे लिखा है लैंड लैंड सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब जमींदारी प्रथा, ये डी। तो जमींदारी प्रथा इसका मेन रीजन है, ठीक है। उसने बोला है कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण बताइए, तो भाई कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन के अंदर तकनीकी में निवेश, एग्रीकल्चर फैसिलिटी में एडवांस एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये तो ऑप्शन आने ही नहीं है, ये पिछड़ेपन के रीजन थोड़ी है, ये तो रीजन तो उसको सुधारने के लिए है, और उस टाइम पे तो ये कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे तो केवल जमींदारी प्रथा चल रही थी। तो 24वें का जो आंसर है ये हो जाएगा डी। अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर यहाँ पे एक असर्शन दे रखा है, एक रीजन दे रखा है, और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे इसको कथन दे रखा है या कारण दे रखा है, इसको कहते हैं कथन और इसको कहते हैं कारण। कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को? पहले आपको असर्शन पढ़ना है, लिखा हुआ क्या है। कह रहा है एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी बाय अ फॉरेन कंपनी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर कोई भी फॉरेन कंपनी किसी इंडियन कंपनी को खरीद लेती है, इंडियन कंपनी को खरीद लेती है कोई भी फॉरेन कंपनी, तो कह रहा है तो फॉरेन कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, फॉरेन कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। तो कह रहा है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। क्या ये बात ठीक है? तो बेटा इससे पैसे आ रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी चीज से पैसे आएंगे इनफ्लो होगा वो क्रेडिट साइड, और जिस भी चीज से पैसे जाएंगे वो होगा डेबिट साइड। तो भाई ये बात तो ठीक लिखी हुई है, ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, असर्शन ठीक है। अभी मैंने सिर्फ पढ़ा और मुझे पता चला ये ठीक लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड होगा क्योंकि इससे इनफ्लो होगा। कह रहा है इट लीड टू आउटफ्लो टू फॉरेन एक्सचेंज। अभी तो मैं कह रहा हूँ इनफ्लो होगा, और यहाँ रीजन में लिखा हुआ है, कह रहा है रीजन में लिखा हुआ है कि इससे जो है, इससे विदेशी मुद्रा जाएगी, आउटफ्लो होगा। तो ये क्या है, ये तो गलत लिखा हुआ है। तो आप देखिए कौन, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा सी ऑप्शन। जब भी बेटा दोनों सही होंगे तो क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आपको इन दोनों में से कोई सिलेक्ट करना पड़ता है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन जब भी दोनों में से कोई एक चीज गलत होगी, या तो असर्शन गलत है या रीजन गलत है, तो या तो सी ऑप्शन होता है या डी। अगर रीजन गलत है तो सी होगा, असर्शन गलत है तो डी होता है। अगर दोनों में से कोई एक चीज गलत होगी तो क्वेश्चन को करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जब दोनों ठीक होती हैं फिर हमें रीजन का कंपैरिजन करना पड़ता है असर्शन के साथ, फिर देखना पड़ेगा कि ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं। अभी फिलहाल इसका आंसर सी है क्योंकि इससे आउटफ्लो नहीं होगा, इससे इनफ्लो होगा। अब वो कह रहा है कि सपोज इन एन इकोनॉमी द प्राथमिक जमा जो है वो 400 करोड़ है, और इट लीड टू क्रिएशन द टोटल डिपॉजिट 4000 करोड़। मुझे 400 को 4000 करोड़ बनाना है। अंडर द गिवन सिचुएशन द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट वुड बी। देखिए बेटा बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टोटल मनी क्रिएशन कितनी होगी, प्राथमिक जमा जितनी भी है, प्राइमरी डिपॉजिट जितनी भी है, ये अपॉन में LRR। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे हमें मनी क्रिएशन कितनी करनी है, 4000, कितने रुपए से करनी है, 400 से करनी है, और हमें LRR निकालना है। तो LRR इज इक्वल टू 400 अपॉन में 4000। तो 2 जीरो से 2 जीरो, एक 4 एकम 4, 4 एकम 4 जीरो, तो ये हो गया 1/10, 1/10 यानी कि 0.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर सी। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, मैंने आपको बताया है, दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ठीक है, दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मुद्रा गुणक,
मुद्रा गुणक का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 1 में LRR, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया है कुल साख निर्माण या कुल मुद्रा का निर्माण इज इक्वल टू प्राथमिक जमा अपॉन में LRR, एक ये बताया है, अभी मैंने ये लगाया है, ठीक है। जब कितने गुना पूछे तो ये लगाते। तो ये इन दोनों टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। मनी क्रिएशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है ध्यान से समझिएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई असर्शन लिखा हुआ है, रीजन लिखा हुआ है, फिर देखेंगे। लिखा हुआ है मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट ऑफ अ फूड ग्रेन। भूमि सुधार और हरित क्रांति की वजह से भारत जो है वो फूड ग्रेन के मामले में आत्मनिर्भर जो है वो हो पाया है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो यहाँ तो भाई ये बात, यहाँ पे तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, असर्शन बिल्कुल ठीक है। हरित क्रांति की वजह से ही और भूमि सुधारों की वजह से ही आज हम फूड ग्रेन के मामले में आत्मनिर्भर हो पाए हैं। और फिर लिखा हुआ है द पोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसे कि हम जानते ही हैं कि भाई लाखों लोग, जनसंख्या का एक लार्ज पोर्शन जो है, जनसंख्या का एक लार्ज पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो कह रहा है हरित क्रांति के बाद भी लोग नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। हरित क्रांति के बाद ये महसूस किया गया था कि लोग अब इस पे जनसंख्या का दबाव, कृषि क्षेत्र पर अब जनसंख्या का दबाव जो है वो कम होगा। लेकिन ऐसा जो है ऐसा हुआ नहीं। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है या ये बात गलत लिखी हुई है? तो भाई ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। दोनों बातें जो हैं बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं, ठीक है। अब बेटा जब दोनों स्टेटमेंट ठीक होंगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू। अब या तो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। अभी मैंने सिर्फ ये देखा है कि असर्शन में जो चीज लिखी है वो चीज ठीक है और रीजन में जो चीज लिखी है वो चीज ठीक है। अभी सिर्फ मैंने इतना देखा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो रीजन है अब आपको ये जो रीजन है इसका असर्शन के साथ कंपैरिजन करना है। मतलब कि हम ये जो आत्मनिर्भर हुए हैं भूमि सुधार और हरित क्रांति की वजह से, और ये जो यहाँ रीजन लिखा हुआ है इस रीजन का ऊपर वाले से कुछ लेना देना है। ऊपर बात चल रही है आत्मनिर्भर की, नीचे बात चल रही है कि हरित क्रांति के जनसंख्या का बर्डन जो है वो कम होगा। तो इन दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। ऊपर आत्मनिर्भर की बात चल रही है, ठीक है, नीचे हरित क्रांति की बात चल रही है, लेकिन वहां तो ये बात चल रही है ना कि पॉपुलेशन का पोर्शन उतना कम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उसका आत्मनिर्भर से क्या लेना देना, उसका आत्मनिर्भर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो कारण आपको दे रखा है, जो रीजन आपको दे रखा है, वो जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है असर्शन की। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है असर्शन और रीजन, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आने वाले हैं। कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट गलत है उसको पहचानिए। डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड रूरल पॉपुलेशन। विविधीकरण जो हमने कल पढ़ा था, विविधीकरण जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, मतलब लोगों का ये कह सकते हो रूरल डेवलपमेंट के अंदर उनको और जो है आय का एक वैकल्पिक माध्यम है, ये कह सकते हो, जीवन जीने का एक और साधन है। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, ये बात तो ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, शिफ्ट इन वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइन एक्टिविटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि विविधीकरण का मतलब है कि कृषि को छोड़कर आप जो है पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, लघु और कुटीर उद्योग, इन सब में लगो। ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क फॉर द रूरल पॉपुलेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा इन सब में नॉन एग्रीकल्चर, नॉन फार्म एक्टिविटी,
मतलब कि पशुपालन, मछली पालन, मत्स्य, इन सब चीजों के अंदर अगर निवेश करता है तो उसके लिए जोखिम है, तो उसके लिए जोखिम होगा, उसके लिए रिस्क होगा, फाइनेंशियल वित्तीय जोखिम होगा उसके लिए। तो क्या ये बात ठीक है या ये बात गलत है? तो भाई ये बात बिल्कुल गलत है, उससे वित्तीय जोखिम कुछ भी नहीं है, वो तो उसकी आय का एक अन्य स्रोत है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द पोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन इन रूरल एरिया टू कंसिडरेबल लिमिट्स। कह रहा है विविधीकरण जो है, विविधीकरण से जो बेरोजगार लोगों की संख्या जो है वो घटती है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। तो ये भी बात ठीक है, उन्हें काम धंधा मिल जाता है भाई लोगों। मैंने आपको कल बताया था मछली पालन, पशुपालन, बागवानी, लाखों लोग अपनी जीवन इसी से व्यतीत कर रहे हैं। तो ये तो सब बातें ये पूरा क्वेश्चन विविधीकरण के ऊपर ही है, ठीक है। विविधीकरण बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये लाइन यहाँ पे गलत लिखी हुई है कि अगर हम इन सब चीजों में निवेश करते हैं तो इससे हमारे पे वित्तीय बर्डन होगा। तो उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि फिर असर्शन और रीजन दे रखा है, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट ह्यूमन बीइंग एज अ मीन टू एन एंड। एज अ मीन टू एन एंड का मतलब होता है बेटा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और ये क्वेश्चन एक प्री बोर्ड में भी आया है, इसको अच्छे से करेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजिंग बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। कह रहा है अगर हम शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे खर्चा करते हैं तो इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन, मानव पूंजी निर्माण घटता है। अरे भाई ये तो सबसे बड़े स्रोत हैं, शिक्षा पर किया गया खर्च और हेल्थ पे सब किया गया खर्च, ये तो सबसे बड़ा सोर्स है। रीजन तो गलत लिखा हुआ है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो मैंने बोला जब भी एक गलत मिल जाएगा आपको तो करना आसान हो जाएगा, सीधा सी आंसर, कुछ दिमाग नहीं लगाना। जब भी एक गलत मिल जाए तो आपके लिए क्वेश्चन को करना असर्शन और रीजन वाले ये बहुत ही इजी हो जाता है। उसके बाद कह रहा है फ्रॉम द सेट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ऑब्जेक्ट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। आपको यहाँ निर्धनता को दूर करने के जो कुछ सरकारी प्रोग्राम जो बनाए गए थे, जैसे मनरेगा लिखा हुआ है, पोषण अभियान लिखा हुआ है, एनसी एनएसएपी लिखा हुआ है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे प्लान दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। जैसे मनरेगा कह रहा है, मनरेगा का मतलब है हाउसिंग कंडीशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना। तो भाई मनरेगा का से तो कोई लेना देना नहीं है। मनरेगा मैंने आपको क्या बताया था? मनरेगा मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये तो 100 दिन का गारंटी रोजगार देता है। तो मनरेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे हुए प्रोग्राम्स के, तो इसका ऑब्जेक्ट तो भाई ये है नहीं, ये हमने पढ़ा था। एनएसएपी हमने पढ़ा था, एनएसएपी हमने पढ़ा था, लिखा हुआ है हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशन। एनएसएपी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितने भी तरीके की पेंशन होती है, जितने भी तरीके की पेंशन होती है, चाहे वो कोई सी भी पेंशन हो, सीनियर सिटीजन वगैरह या कोई भी विडो पेंशन, वो सरकार देती है इस प्रोग्राम के अंदर, एनएसएपी के अंदर। तो उसने क्या पूछा है? उसने सही वाला ही पूछा है, तो सही वाला यही है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है, ठीक है। बाकी इन दोनों का मेरे को कोई लेना देना नहीं है, जब मुझे सीधा ही सही वाला पता चल गया। लेकिन आप बेटा इनके बारे में भी पढ़ के जाइएगा, अगर ऑप्शन में दे रखे हैं तो कुछ भी आ सकता है। इन प्रोग्राम के बारे में पोषण अभियान क्या होता है, वैसे तो इसने ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये मिड डे मील का प्रोग्राम है, ठीक है, जो स्कूलों के अंदर मिड डे मील वगैरह बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अर्निंग स्किल। तो यहाँ तो खाने की बात हो ही नहीं रही, मिड ये तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो खाना मिलता है फ्री में, उसके रिगार्डिंग है ये तो। ये भी गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो बेटा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, अब बेटा ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना, ये ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आएंगे, ठीक है। ऐसे बच्चे देखेंगे, इस बच्चे छोड़ देते हैं कि हटा ये क्या क्वेश्चन आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। आंध्र आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात,
कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये सब यहाँ डेटा दे रखे हैं। और ये वाला जो डेटा है ये 73-74 का, और ये जो डॉटेड वाला है ये 2011 से 2012 का। ये डेटा किस चीज के रिगार्डिंग दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर द ईयर 1973 उत्तर प्रदेश इंक्लूड इंक्लूड द परसेंटेज उत्तराखंड, मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ एंड बिहार इंक्लूड झारखंड। यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ आपको वो दे रखी है। आप पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है फिगर शोइंग पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन सेम रेंज स्टेट। मतलब कि 1973 से लेके 2012 तक निर्धनता रेखा से नीचे अलग अलग राज्यों के अंदर कितने कितने लोग रह रहे हैं वो दे रखा है। जैसे कि बेटा पहले आंध्र प्रदेश के अंदर 49% रहते थे, अब केवल 9% रहते हैं। बिहार में 62 रहते थे, अब 34 रहते हैं। पहले 48 थे, अब 17 हैं। यहाँ 55 थे, यहाँ 21 है। बिल्कुल इसी तरीके से डेटा दे रखा है। ये डार्क वाला जो है ये पहले का है, डॉटेड वाला जो है ये अब का है। तो वो कह रहा है आपसे पॉवर्टी लाइन निर्धनता रेखा से नीचे जितने भी लोग रहते हैं उसके बारे में आपको ये फिगर आपको बता रही है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन बार डायग्राम, ऊपर जो चित्र दे रखा है, जो दंड आरेख दे रखा है, उसके बिहाफ पे हमें क्या बताना है। आइडेंटिफाई द स्टेट विच आर एबल टू रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल एज कंपेयर टू अदर स्टेट बिटवीन 1973 एंड 2012। वो कौन सा राज्य है, वो कौन सा राज्य है जो कि गरीबी क्या कहते हैं, वो कौन सा राज्य है जिसने निर्धनता को दूर किया है। देखिए सबसे ज्यादा निर्धनता को दूर किसने किया है। सबसे ज्यादा निर्धनता को अगर हम दूर की बात करें तो यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश तो बेटा एक मिनट, आंध्र प्रदेश जो है ये तो हो गई होगा, पहले 49% थी, अब 9% है। तो बहुत ही अच्छा जो है हमको देखने के लिए मिला। ठीक है, और भी देखेंगे अगर हम, राजस्थान में पहले 46 थी, राजस्थान में पहले 46 थी और अब जो है 15 है, इसमें 11 है। सबसे लो डायग्राम देख लीजिए किस किस के हैं। सबसे लो इसका दिख रहा है मेरे को, इसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है, और जो है क्या कहते हैं, ये देखिए ये भी बेटा, ये देखो यहाँ पे जो है एक ये डायग्राम आप देखेंगे, ये वाला इसमें वेस्ट बंगाल के अंदर 63% थी, अब केवल 20% रह गई है। कितनी ज्यादा डिक्लाइन हो गई है। तो यहाँ पे बेटा ये आप देखिए, ये सारे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये सब जो है दूर करने के लिए सक्षम रहे हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, या आप जो है इसके अंदर और भी अगर हम देखें, ये वाला ऑप्शन वैसे बिल्कुल ठीक है, इस पे आप लगा सकते हो, डी ऑप्शन ठीक है। ये बेटा ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना है, ऐसे क्वेश्चन आने के एग्जाम में जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा है। और ऐसे अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे एक टेबल दे रखी है और कह रहा है सिलेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। यहाँ पे दे रखा है आपको कुछ डेटा दे रखा है 1951 का, 1981 का, इसका और इसका, ये कुछ डेटा आपको दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रियल पर कैपिटल इनकम, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ये सब डेटा आपको दे रखा है। और कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन इंफॉर्मेशन आंसर द गिवन क्वेश्चन। क्या करना है, द रियल पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया एज पर द गिवन डेटा हैज इंक्रीज बाय डैश बिटवीन 1951 टू 2016-17। कह रहा है पहले 1951 में कितनी थी, इतनी, और अब कितनी हो गई है, अब हो गई है इतनी। 1951 में इतनी थी और अब इतनी हो गई है। तो वो आपसे पूछ रहा है
कितना परसेंट, कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट जो है ये हो गई है, कितना परसेंट इंक्रीज हो गई है, तो आपको बेटा परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, परसेंटेज निकालोगे कितना चेंज आया है, ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, जो भी आएगा निकल के मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा निकल के, 77,659 माइनस 7,651, यहाँ पे आ जाएगा आपका 70,008, ये आ जाएगा। और पहले जितनी भी थी इसको लिख देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7,651 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको बेटा सॉल्व कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 915। इस तरीके से परसेंटेज निकालनी है आपको इसकी। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत एग्जाम में आएंगे, कंपलसरी है, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज है। ऐसे क्वेश्चनों में छोड़ ही देगा ये तो आएगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 915। ठीक है, अगर सीधा यही क्वेश्चन आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ भी डेटा वगैरह चेंज नहीं है तब तो आप सीधा लिख सकते हैं। लेकिन अगर हो गया तो मैंने आपको बता दिया ऐसे क्वेश्चनों को परसेंटेज वगैरह कैसे कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द असर्शन दे रखा है और रीजन लिखा हुआ है, हमें बताना है कि क्या ठीक है क्या गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है द गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड was fully served by abolish of intermediate in the post independence India। ये कह रहा है, ये कह रहा है द गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब सभी के पास जो है, सभी के पास बराबर की जो है जमीन होनी चाहिए। सरकार ने क्या करा था, सबके पास बराबर की जमीन होनी चाहिए। उसके लिए नियम ले आई थी भूमि की उच्चतम सीमा, कि भाई अगर इसके पास इससे ज्यादा अगर निकलेगी तो मैं अपने अंडर में ले लूंगी और उसको दे दूंगी जिसके पास जमीन नहीं है। was fully served by abolish of intermediator in the post independence India। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा जो है ना, ऐसा कब हुआ, जब मध्यस्थों को पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से। और रीजन में क्या लिखा हुआ है, बिग लैंडलॉर्ड्स चेंज द लैंड सीलिंग लेजिग्नेशन डिलाइंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड सब्सिक्वेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। यहाँ पे बेटा असर्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है और रीजन जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आपका भूमि सुधार के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भूमि सुधार के जो ऊपर क्वेश्चन है वो एग्जाम के ऊपर आना ही आना है। ठीक है, तो इसमें आपको जमीन के रिगार्डिंग, मध्यस्थों के उन्मूलन के रिगार्डिंग, रेंट के रिगार्डिंग, ये सारी की सारी चीजें इनके पैराग्राफ के अंदर बताई गई हैं। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है। तो जैसे ही आपको एक भी गलत मिल जाए, असर्शन गलत है, सीधा आपको पता चल जाएगा क्या आंसर क्या है, डी। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन। इसमें ये आपसे कह रहा है कि भाई द emergence of the self-help group ensure the reduce in the formal credit system and यहाँ पे लिखा हुआ है the borrowing from self-help group mainly confirmed to consumption purpose by its member। देखिए बेटा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि अपनी छोटी छोटी बचतों को क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करते हैं और जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनको ये लोन देने का काम करते हैं। ठीक है, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। तो ये लोन सबसे पहली बात तो किस लिए देते हैं, ये लोन सबसे पहली बात तो कंजम्पशन पर्पस के लिए देते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। और इसकी वजह से सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से रूरल एरिया के अंदर जो क्रेडिट सिस्टम है वो जो है बहुत ही ज्यादा सुधर गया है, क्योंकि इनसे लोन लेने के लिए किन्हीं भी कानूनी औपचारिकताओं वगैरह को जो है पूरा वगैरह नहीं करना पड़ता। अगर आपको जल्दी पैसों की जरूरत है
तो भैया इन्होंने जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं ये, और इनका ग्रामीण क्षेत्रों के महत्व, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है और जो स्टेटमेंट 2 है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं। ए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय द रिजर्व रेशो प्रिवेलिंग इन द मॉनेटरी सिस्टम। और फिर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द वैल्यूएशन ऑफ द रिजर्व रेशो। बेटा ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। वो आपसे कह रहा है मनी मल्टीप्लायर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, मुद्रा गुणक का 1/LRR। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि मनी मल्टीप्लायर का और इसका आपस में प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो बेटा मैंने आपको तब भी बताया था कि इसका आपस में विपरीत संबंध है। जितनी एलआरआर की वैल्यू होगी उतना कम मनी क्रिएशन होगा, जितनी कम एलआरआर की वैल्यू होगी उतना ज्यादा मनी क्रिएशन होगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो तो बेटा गलती लिखी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। और स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है कि ये जो रिजर्व रेशो है ये मॉनेटरी सिस्टम डिसाइड करता है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये बात तो ठीक है, स्टेटमेंट 1 ठीक लिखी हुई है। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो जो है आपका पूरा का पूरा फॉल्स है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है, सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा।